कि कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा प्राकृतिक प्रवाह ऑस्मोसिस या परासरण कहलाता है। कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा प्राकृतिक प्रवाह ऑस्मोसिस या परासरण कहलाता है। जैसे दो बराबर आकार के अंगूर ले लो और एक को आसुत जल तथा दूसरे को चीनी के संतृप्त घोल में रखते हैं तो कुछ समय पश्चात आसुत जल में रखा हुआ अंगूर फूल जाता है, जबकि चीनी के संतृप्त घोल में रखा हुआ अंगूर पिचक जाता है। ऐसा क्यों होता है? पहली स्थिति में बाहर की सांद्रता कम है और अंदर की सांद्रता अधिक है, तो जल अंगूर में प्रवेश कर जाता है, जबकि दूसरी स्थिति में बाहर की सांद्रता अधिक है और अंदर की सांद्रता कम है, इसलिए अंगूर जो है वो पिचक जाता है। तो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा प्राकृतिक प्रवाह ऑस्मोसिस या परासरण कहलाता है। उदाहरण के लिए दो बराबर आकार के अंगूर लेकर एक को आसुत जल में और दूसरे को चीनी के संतृप्त घोल में रखते हैं, तो आसुत जल में रखा हुआ अंगूर फूल जाता है, जबकि चीनी के संतृप्त घोल में रखा हुआ अंगूर पिचक जाता है। क्योंकि पहली स्थिति में आसुत जल था जिसका सांद्रता अंगूर के तरल पदार्थ से कम थी, इसलिए जल ने अंगूर में प्रवेश किया, जबकि दूसरी स्थिति में बाहर की सांद्रता अधिक थी, अंदर की सांद्रता कम थी, इसलिए अंगूर का तरल पदार्थ बाहर आया। नेक्स्ट है विसरण या डिफ्यूजन। विसरण परासरण का उल्टा होगा। अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर प्राकृतिक प्रवाह विसरण कहलाता है। अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर प्राकृतिक प्रवाह विसरण कहलाता है। विसरण में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन या अर्धपारगम्य झिल्ली का होना आवश्यक नहीं है, जबकि परासरण की क्रिया में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन या अर्धपारगम्य झिल्ली का होना आवश्यक है। परासरण अभी बताया था कि कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा प्राकृतिक प्रवाह परासरण कहलाता है। विसरण इसका उल्टा है। अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर प्राकृतिक प्रवाह विसरण कहलाता है।
उदाहरण के लिए यदि किसी कमरे में हम कोई सेंट की शीशी या इत्र की शीशी खोल दें तो कुछ समय बाद पूरा कमरा सुगंधित हो जाता है, क्योंकि जिस स्थान पर शीशी खोलते हैं उस स्थान पर सांद्रता अधिक होती है। धीरे धीरे उसके अणु कम सांद्रता की ओर गति करते हैं और पूरा कमरा सुगंधित हो जाता है। विलयन के अणुसंख गुणधर्म। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट हैं। विलयन के अणुसंख गुणधर्म, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। विलयन के वो गुण जो विलय की प्रकृति पर आधारित न होकर विलय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, उन्हें विलयन के अणुसंख गुणधर्म कहते हैं। विलयन के वो गुण जो विलय की प्रकृति पर आधारित न होकर विलय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, विलयन के अणुसंख गुणधर्म कहलाते हैं। विलयन के निम्न अणुसंख गुणधर्म है। परासरण दाब, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। क्वथनांक में उन्नयन। उन्नयन का मतलब होता है बढ़ना। हिमांक में अवनमन। अवनमन का मतलब होता है घटना। तो विलयन के कुल 4 अणुसंख गुणधर्म है। परासरण दाब, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन। विलयन के वो गुण जो विलय की प्रकृति पर आधारित न होकर विलय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, विलयन की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज या विलयन के अणुसंख गुणधर्म कहलाते हैं। 4 अणुसंख गुणधर्म है। परासरण दाब, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन। उदाहरण के लिए 0.1 m यूरिया, 0.1 m
सुक्रोज 0.1 m ग्लूकोज और 0.1 m NaCl, इन सब में सबसे अधिक परासरण दाब, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन 0.1 m NaCl का होगा। क्यों होगा? परिभाषा फिर से ध्यान से पढ़ सुनिएगा कि विलयन के वे गुण जो विलय की प्रकृति पर आधारित न होकर विलय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, उन्हें हम विलयन के अणुसंक गुणधर्म कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं। यूरिया, सुक्रोज, ग्लूकोज सभी जो हैं वो सहसंयोजी या कोवैलेंट बॉन्ड वाले यौगिक हैं, अर्थात ये आयनों में विभक्त नहीं होंगे, जबकि NaCl एक इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है। ये Na आयन और Cl आयनों में विभक्त हो जाएगा, अर्थात इसमें अणुओं या आयनों की संख्या 2 हो जाएगी, जबकि यूरिया, सुक्रोज और ग्लूकोज में एक ही रहेगी। इसलिए 0.1 m NaCl का परासरण दाब, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन सबसे अधिक होगा।